हाय, आज के वीडियो में हम पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में कंटिन्यूअसली कमेंट आ रहा था, उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बीमारी का नाम पहले ही बता देती हूँ, क्रोन्स डिसीज़। अब डिसीज़ सुन के आप वीडियो बंद कर दोगे कि आज कुछ पढ़ाने वाली हैं, तो फिर पहले लक्षण बता देते हैं कि अगर आपको बार बार डायरिया हो जाता है, वाटरी डायरिया होता है, जिसमें आप कुछ दिन सही रहते हो, कुछ दिन वापस बीमार हो जाते हो और आपके ऊपर एंटीबायोटिक विशेष रूप से कोई खास असर नहीं करती हैं, आपने बहुत सारी जो पेट से संबंधित दवाइयाँ होती हैं जिसमें ऑनिडाज़ोल होता है, मेनली मेट्रोनिडाज़ोल होता है, या आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयाँ होती है, कुटजारिस, कुटज घनवटी, ये सब आपने ट्राई कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको बार बार हर 2, 4, 5 महीने में डायरिया होने लगता है, पेट में दर्द उठता है, सूजन होते हैं, तो फिर आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट आएगा सुनने में, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्रोन्स डिसीज़ के बारे में, और फिर थोड़ा सा साइड में जो इसकी दूसरी बीमारियां हैं जो देखने में सुनने में इसी जैसी लगती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और आयुर्वेद इस मामले में क्या कहता है वो भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ। क्रोन्स डिसीज बहुत पहले 1930-20 के आसपास में पहली बार डॉक्टर क्रोन्स ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा कि एक अलग प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है आंतों में। इंटेस्टाइन जो होती हैं, इंटेस्टाइन में विशेष रूप से बड़ी आंत में, या जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है, वहाँ पर एक अलग ही प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा है जो कि बाकी के नॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से अलग है। उन्होंने इसको पहली बार डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पे इस बीमारी का नाम क्रोन्स डिसीज पड़ा। इस बीमारी में क्या होता है कि किसी कारण से, किसी कारण इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जैक्टली कॉज नहीं पता इसका, किसी कारण से आपके मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ की इंटेस्टाइन की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। एक बार जब ये स्वेलिंग आती है तो अगले 10, 15, 20, 25 दिन तक रहती है और इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। इसका जो मेन लक्षण होता है वो यही होता है कि आपको बार बार दस्त लग रहे हैं, और दस्त कैसे हैं, वाटरी हैं, पानी वाले दस्त लग जाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन आपको पानी वाले दस्त लग जाते हैं, 4, 5, 6 बार आपको दस्त जाना पड़ता है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर 1, 2 दिन के लिए आप ठीक हो जाते हो, फिर आपको दस्त लग जाते हैं। ये कंडीशन होती है क्रोन्स डिसीज में। क्रोन्स डिसीज एक ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है मॉडर्न के अनुसार है। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर मतलब जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता ना, उसको हम अपनी खुद की इम्यूनिटी पे डाल देते हैं। मतलब इस बीमारी में क्या होता है कि किसी कारण से, कारण भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस वजह से है, किसी कारण से आपकी खुद की इम्यूनिटी, हमारे खुद के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे खुद के शरीर की हेल्दी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करने लगती है। समझे? हमारे खुद की इम्यूनिटी हमारे खुद की हेल्दी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करने लगती है, उसके ऊपर चोट पहुंचाती है और वहां पर माइन्यूट छोटे छोटे से अल्सर पैदा हो जाते हैं। इन अल्सर की वजह से इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग आने के बाद में वो सारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चालू हो जाते हैं, यानी कि पेट में दर्द उठना, बार बार दस्त लगना, और अगर ये लंबे समय तक रहे, जो कि होता है, ये क्रोन्स डिसीज एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में आती है, यानी कि 14-15 साल की एज से या फिर 18-20 साल की एज से चालू होती है, फिर लगभग लाइफ लॉन्ग रहती है, मतलब हमेशा ही आपको परेशान करती है। तो इसे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में कहा जाता है। तो इसमें और क्या रिएक्शन और क्या सिम्टम्स आएंगे साथ में? अब पेट के सिम्टम तो आ ही रहे हैं इसमें, लेकिन उसके साथ में चूंकि यहाँ पर क्या है, इम्यूनिटी के कारण है। अब इम्यूनिटी जब बॉडी के ऊपर अटैक करती है तो सामान्य तौर पर एक ही जगह पर नहीं करती। जितने भी डिसऑर्डर है ना जो ऑटो इम्यूनिटी के होते हैं ना, वो पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्रोन्स डिसीज में पेट के लक्षण प्रोमिनेंट आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में इम्यूनिटी के कारण, बहुत ज़्यादा जो हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी है आपकी बॉडी की, उसके कारण आपको जॉइंट्स में पेन उठना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द का उठना, बार बार बुखार का आना, इस प्रकार के लक्षण भी आ जाते हैं। ठीक है, इस डिसीज में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि व्यक्ति को बार बार डिहाइड्रेशन होने लगता है, क्योंकि पानी रुकते ही नहीं है। आपने पानी पिया, पानी एब्जॉर्ब भी कोलोन से होता है, कोलोन में एब्जॉर्ब हो उससे पहले आपको डायरिया लग रहा है, उससे पहले दस्त उठ रहे हैं। तो इस बीमारी में बार बार डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन है, यानी कि लंबे समय तक होती है। इस वजह से मेल न्यूट्रिशन, यानी कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी हो जाती है। ये है बेसिक मोटा मोटी अगर हम क्रोन्स डिसीज के बारे में बात करें। लेकिन क्रोन्स डिसीज के साथ ही साथ इसकी 2-3 डिसऑर्डर होते हैं जिनके लक्षण लगभग सेम से होते हैं, थोड़े बहुत। जैसे इसमें सबसे बड़ा कॉमन है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का होना।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी लगभग सेम लक्षण आते हैं कि आपको डायरिया होता है, लेकिन डिफरेंट इतना है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है ना कि आपने खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद में आपको आधे 1 घंटे में मोशन जाने की इच्छा हो जाती है। दिन में 4 से 5 बार आपको मोशन जाने की इच्छा होती है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आप यदि कोई टेस्ट कराओगे तो उसमें लगभग कुछ नहीं निकलता। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके दिमाग की होती है। जो आईबीएस डिसऑर्डर है वो मेनली दिमाग के कारण होता है, एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण होने वाली बीमारी है, जिसमें इंटेस्टाइन की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसमें आप तुरंत खाना खाते हो, खाना खाते ही आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाइलिक मूवमेंट होनी चाहिए वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से आपको मोशन जाने की इच्छा हो जाती है, यानी कि फ्रेश होने की इच्छा हो जाती है। ठीक है, जबकि जो क्रोन्स डिसीज है इसमें एग्जैक्टली अल्सर्स हो रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है आपके इंटेस्टाइन में। क्रोन्स डिसीज का जो डायग्नोसिस होता है वो आप खुद नहीं कर सकते, मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद आपको डायग्नोसिस नहीं कर लेना है। क्रोन्स डिसीज में आपको कोलोनोस्कोपी करानी पड़ती है। कोलोनोस्कोपी क्या है? रेक्टम के थ्रू एक छोटा सा बहुत ही वायर के थ्रू एक कैमरा भेजा जाता है और फिर कैमरे से जो आपकी इंटेस्टाइन है उसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से स्टडी किया जाता है कि यहाँ पे किस प्रकार का इन्फ्लामेशन है। आप खुद नहीं बता सकते इसमें, जब आप ये कोलोनोस्कोपी कराओगे तो अब उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि पेशेंट इज सजेस्टिव ऑफ क्रोन्स डिसीज, यानी कि पेशेंट को क्रोन्स डिसीज होने के लक्षण है। ठीक है, कंफर्मेशन कभी नहीं होता, हमेशा उसका सपोर्टिव आता है। तो आपको कोलोनोस्कोपी से पता चलेगा, खुद डिसाइड नहीं करना है। आईबीएस जबकि एक डिसऑर्डर है जो कि स्ट्रेस के कारण हो रहा है, जो कि दिमाग के कारण हो रहा है। इसमें यदि आप कोई टेस्ट कराते हो तो उसमें कुछ भी नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलेगा। आपका लिवर बिल्कुल बढ़िया है, आपका पेट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन टोटली जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो, आपको घर से बाहर निकलना है, कहीं जाना है, वैसे ही आपको फ्रेश होने की इच्छा हो जाती है। स्टूल का भी टेस्ट कराओगे उसमें भी कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं निकलने वाला। तो आईबीएस के पेशेंट मेनली स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं, जबकि क्रोन्स डिसीज के जो पेशेंट होते हैं वो इम्यूनिटी वाले पेशेंट होते हैं, इसमें इम्यूनिटी लो हो जाती है। फिर एक तीसरी एक कंडीशन होती है, वो होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें कोलोन के अंदर अल्सर फॉर्म्स होते हैं और स्वेलिंग आती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज लगभग एक ही डिसऑर्डर है, जबकि आईबीएस अलग है। अब ये तीनों डिसऑर्डर में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में ये तीनों डिसऑर्डर गृहिणी के अंतर्गत आएंगे। अलग अलग प्रकार की आयुर्वेद में गृहिणी रोग का वर्णन किया गया है और उसके मेनली 5 पार्ट होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज और रक्तज। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब जो सन्निपातज गृहिणी होती है ना, उसके लक्षण बहुत कुछ आईबीएस के जैसे मिलते हैं, जबकि जो पित्तज गृहिणी होती है ना, उसके लक्षण आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिसीज से मिलते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में अगर पेशेंट क्रोन डिसीज का है और आयुर्वेद डॉक्टर के पास में आते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको 1-2 टैबलेट से फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको आयुर्वेद के हिसाब से तो ट्रीटमेंट करना ही करना है, लेकिन जो नई नॉलेज आपको नई रिसर्च के अकॉर्डिंग मिली है उससे भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अगर क्रोन्स डिसीज का कोई पेशेंट है तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट थिंग, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आपको पित्त को शांत करने वाली मेडिसिन देनी पड़ेगी। वहां पर जो अल्सर फॉर्म्स हो रहे हैं, छोटे छोटे से माइन्यूट अल्सर फॉर्म हो रहे हैं जो कि मुख्य रूप से वात के कारण होते हैं, तो आपको वात का शमन करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी। और इम्यूनिटी अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो रही है, क्यों डेवलप हो रही है, एक्स्ट्रा बॉडी ऐसा क्या है बॉडी के अंदर जिसको बॉडी डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ी हुई है, क्यों आपकी खुद की बॉडी आपके दूसरे बॉडी के हेल्दी पार्ट को डिस्ट्रॉय करने पर लगी हुई है। तो ऐसी कंडीशन पे रसायन मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ता है। जितने भी ऑटो इम्यूनिटी वाले डिसऑर्डर आते हैं उसमें रूमेटिज्म बहुत कॉमन है, क्रोन्स डिसीज बहुत कॉमन है, इसमें शिलाजीत का, रसायन का, अश्वगंधा अवलेह का, ऐसी चीजों का प्रयोग जो कि रसायन वाली मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, गुग्गुल है, शिलाजीत है, मैंने रसायन बोल दिया, गुग्गुल है, शिलाजीत है और अश्वगंधा अवलेह है, बला है, इनका प्रयोग करना पड़ता है, उनसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि क्रोन्स डिसीज के बारे में ऐसा माना जाता है कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है ना, उसका भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। मतलब कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये ऑटो इम्यूनिटी रिएक्शन हुआ। वो ट्रिगरिंग फैक्टर जो होता है ना, वो मोस्ट टाइम पर आपका स्ट्रेस या अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है। जो आयुर्वेद में बोलते हैं ना कि अगर आप बहुत ज्यादा विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। जेनेटिक रीजन भी होते हैं। अक्सर फैमिली के यदि एक सदस्य को क्रोन डिसीज है तो फिर दूसरे सदस्य को क्रोन डिसीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सदस्य मतलब ऑफस्प्रिंग, बच्चों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी होता है और
आयुर्वेद के हिसाब से तो मैं ऐसे बोलूँगी दूसरी विष और ये गृहिणी रोग वाला वो पूरा चैप्टर है, उसके अंतर्गत इसको कवर कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, मतलब ऐसा किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा गया कि क्रोन डिसीज़ है वो आयुर्वेद में इस गृहिणी रोग से होती है। मैं इनके सिम्पटम्स के आधार पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्रोन्स डिसीज से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल थे, पता नहीं क्यों बार-बार कमेंट आ रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोगों का कोई पर्टिकुलर हेल्थ डिसऑर्डर है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस डिसीज से रिलेटेड अगर कुछ और जानना है, क्योंकि ये कमेंट बार-बार आ रहा था, तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जानना क्या चाह रहे थे, क्या पर्टिकुलरली आपका क्वेश्चन था उस मामले में, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने की। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।